हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट गाइड के संस्थान। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। जैसा कि मैंने कल बताया, धातुओं के भौतिक गुण कैसे होते हैं। बहुत सारे धातु, अधातु और यहाँ तक कि अक्रिय गैस को मैंने समझाया। आज स्पेशली हम लोग जिस पर ध्यान देंगे वो है धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं, धातुओं का वायु में दहन, या दोस्तों जब हम धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन करते हैं, तब क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ध्यान से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब धातु की श्रेणी में आते हैं और इनको ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी भी धातु को वायु में दहन किया जाता है तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये MgO हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने की जरूरत नहीं है। ये कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके CuO बनाता है। बैलेंसिंग की प्रक्रिया भी हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3। ठीक है, यहां पर बैलेंसिंग की प्रक्रिया हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम 4 इधर, 2 2 जा 4, यहां भी 4 हो गया, और आपका 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन भी यहां पर बैलेंस हो गया। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CeO बनाएगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमने समझा धातुओं का जो वायु में दहन है वो इस प्रकार से होता है। जब धातु में वायु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जिस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको सिखाने की बात कर रहा है, धातुओं का जल से अभिक्रिया। जहाँ दोस्तों हमारे जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, जब इनको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, अब देखिए। जब पोटेशियम को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होता है। उसी तरीके से जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निर्मुक्त होता है। उसी तरीके से कैल्शियम है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये H2 गैस निर्मुक्त होता है। एक बार और रिकॉल करते हैं, जब कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटेशियम धातु है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ 2 कैसे है, यहाँ 1 क्यों है, ये तमाम चीजें क्लास 9 की ये सारे सवाल हैं, उनकी संयोजकता पर निर्भर होती है। और इसके वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे धातु में और अधातु में अपना अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके सामने है, धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, हमारा मैग्नीशियम है, सोडियम है, इनका जब हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं 1 by 1 तो क्या रिजल्ट सामने आता है। Mg का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया देखिए। जब एक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये Mg हाइड्रोजन का जगह ले लेता है और ये मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, इधर देखते हैं, सोडियम एक धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करता है, तनु HCl, तो NaCl और H2। बैलेंसिंग की प्रक्रिया की बात किया जाए तो आप यहाँ पर 2 कर लीजिए। ठीक है, सोडियम अम्ल से अभिक्रिया किया
तो NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड और इसका जो व्यापारिक नाम है साधारण नाम नमक के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो रहा है। ध्यान से देखिए, अब ये सोडियम HNO3 के साथ क्रिया करता है। HNO3 भी एक एसिड है, अम्ल है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। NaNO3 और ये हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, इस तरीके से तीसरे पॉइंट में हमने देखा जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, अन्य धातु लवण से अभिक्रिया करता है। इसमें क्या रिजल्ट सामने आता है, जरा देखिएगा। ये आपके सामने CuSO4 जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, और ये आयरन है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े को डाला जाता है तो क्या घटना घटता है, ये बोर्ड की परीक्षा में 4-4 नंबर में ऐसे पूछ लेता है। देखिए जरा ध्यान से, ये आयरन कॉपर को विक्षेपित कर देता है और यह FeSO4 बनाता है और कॉपर अवक्षेप के रूप में नीचे बच जाता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़ों को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी समझना पड़ता है। या दोस्तों, इसी रासायनिक जब हम धातुओं के रासायनिक गुण को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला टॉपिक सक्रियता श्रेणी आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे धातुओं को क्रम से रखा गया है, जैसे कि आपका पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यह भी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारा, सिल्वर और Au सोना जिसे कहते हैं। यह है अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। ऊपर जितने हैं उतने पावरफुल हैं और नीचे उतने ही कम होते जाते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है, परिभाषा के रूप में देखा जाए सक्रियता श्रेणी क्या है, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें तत्वों को, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा गया है। यह दोस्तों घटते क्रम में रखा गया है। ये बहुत ही तेजी से किसी भी एलिमेंट से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तमाम चीज ऐसे धातु। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं, क्यों वह कौन सा रीजन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन कॉपर को विक्षेपित कर देता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड की परीक्षा में पूछता है, और वैसे भी जो कॉम्पिटिटिव के बच्चे तैयारी करते हैं उसमें बहुत आसानी से पूछ लेता है 1 नंबर में। तो सवाल ये था कि कारण बताइए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला जाता है तो आयरन कॉपर को विक्षेपित कर देता है और आयरन सल्फेट या यूं कहे फेरस सल्फेट बनाता है, कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। इसका रीजन मात्र एक ही है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारा आयरन है, आयरन इधर है, ठीक, और कॉपर Cu नीचे है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर स्थान रखता है, जो अधिक क्रियाशीलता को दर्शा रहा है। इसलिए इतनी पावर है इसमें, इतनी क्षमता हो जाती है अभिक्रिया करने को लेकर के कि आयरन कॉपर को विक्षेपित कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि जो धातुओं का रासायनिक गुण था, ये एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। और सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज यही तक रखते हैं।